बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, पाकिस्तान की और बाज़ इंटरनेशनल सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो हामिद मीर को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहाफ़ी गर्दानती हैं, लेकिन मैं हामिद मीर साहब को वड्डा एंकर और वेला कालम निगार कहकर मुखातिब करता हूँ। इसकी वजह हरगिज़ ये नहीं है कि मेरा को हामिद मीर के साथ ज़मीन या जायदाद का कोई झगड़ा है, या इसका कतन ये मतलब भी नहीं कि मेरा उनके साथ किसी किस्म का कोई और मामला है। मकसद इसका सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरे ख्याल में अगर आप अपने करियर के दौरान, अगर आप अपनी सहाफ़त के दौरान अपना कलम बेच दें, अपना ज़मीर का सौदा कर लें, तो फिर आप चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, आपके ट्विटर के ऊपर जितने भी फॉलोअर हो जाएं, आप बेशक 50 लाख तनख्वाह ले लें, लेकिन आप बड़े सहाफ़ी नहीं कहलाएंगे। बड़े ज़रूर कहलाएंगे, हो सकता है माली लिहाज से, हो सकता है बाज़ दीगर मामलात के लिहाज से, लेकिन आप कम से कम सहाफ़ी नहीं कहला सकते। हामिद मीर साहब ने प्रेस क्लब के बाहर आज़ादी इज़हार का सहारा लेते हुए एक तकरीर की और इस तकरीर में उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को चूहा करार दिया। मैं एक बात वाज़ह कर दूं कि मैं अपनी इन्हीं वीडियोस के अंदर पाकिस्तान में आने वाली गैर आइनी हुकूमतें, जर्नैलों की जो गैर आइनी हुकूमतें हैं, जो 4 मार्शल लॉ है, उनके ऊपर तनकीद करता रहा हूँ। और इस वीडियो का कतन ये मकसद नहीं, हामिद मीर के ऊपर तनकीद का ये मकसद हरगिज़ नहीं कि हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हिमायत कर रहे हैं। हमने उस दौर में भी 2000 में जब हमारी सहाफ़त का आगाज़ था, मैं कभी आपसे शेयर करूँगा कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ इस मुल्क का आइन तोड़कर इक़्तिदार में आए, तो उस वक्त भी हमने एक अखबार के अंदर, उस वक्त हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, तो एक अखबार के अंदर, एक लोकल अखबार के अंदर हमने एक कॉलम भी लिखा जर्नैल या सियासतदान के नाम से, और उसमें हमने जिस तरह सियासतदानों पर तनकीद की, उसी तरह से जर्नैलों पर तनकीद की और जनरल मुशर्रफ पर भी तनकीद की कि फ़ौज का काम जो है वो हुकूमत करना नहीं है। मामला क्या है नाज़रीन? मामला ये है, हम सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि एक ऐसे सहाफ़ी, एक ऐसे बड़े एंकर और वेले कलम नगार जो अपने आप को तारीख का सबसे बड़ा सहाफ़ी गर्दानते रहे हैं, उनका माजी क्या है? कैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार 1999 से 2002 तक, जब तक हामिद मीर साहब को जियो में नौकरी नहीं मिली, वो किस तरह से जनरल परवेज़ मुशर्रफ की टाउटी करते रहे, इस्टेब्लिशमेंट की एजेंटी करते रहे, जनरल मुशर्रफ की हमायत में कालम लिखते रहे, उन्हें हीरो मुजाहिद सलाउद्दीन अयूबी और कमाल अतातुर्क और पता नहीं क्या कुछ पेश करते रहे, और उनकी जो मीडिया पॉलिसी थी उसे कायद-ए-आज़म की हम पल्ला करार देते रहे। ये तारीखी रिकॉर्ड है और इस हवाले से हमारे पास सबूत भी मौजूद है और इस हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ भी हम कर चुके हैं। इस वीडियो का मकसद ये है कि हम मुख्तलिफ ट्वीट्स के ज़रिए, अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए आप तक ये मालूमात पहुँचाते रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर हमारे शेयर किए गए कुछ कॉलम्स जो हैं वो बाज़ औक़ात अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ हमारे दोस्त हज़रात, कुछ हमारे साथी यूट्यूबर्स और कुछ दीगर हमारे दोस्त हज़रात जो हैं वो उसको शेयर भी कर देते हैं, उसके ऊपर वो प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट जो है वो नहीं देते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा कतन ये कहना नहीं है कि लाइब्रेरियों से आपको ये कॉलम नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरे पास इन सारे कॉलम्स का एक पूरा रिकॉर्ड मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सारा रिकॉर्ड बारी बारी आपके सामने भी लेके आऊँगा। सर-ए-दस्त मैं अपनी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हूँ, जैसा कि आपने देखा होगा, और इसमें मैंने ये जो हामिद मीर साहब के कॉलमों का 3 साल का सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है, वो आपके सामने इस वीडियो के अंदर मैं पेश करना चाहता हूँ। ये सबसे पहले ये देखिए, ये हमारे पास जुलाई 1999 और अगस्त 1999 के कॉलम हैं, जब बाकायदा प्लान शुरू किया हामिद मीर साहब ने फौजी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर कह सकते हैं, या बिल्कुल जब ये कारगिल वार चल रही थी उस वक्त हामिद मीर का क्या मौक़िफ़ था। जुलाई 1999 में ये सारे मामलात चल रहे हैं, कैसे वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हिमायत किया करते थे और नवाज शरीफ पर तनकीद किया करते थे, और ये कहा करते थे कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है वो मुल्क को बचा रहे हैं और नवाज शरीफ जो है वो मुल्क को बेच रहे हैं। आगे बढ़े तो ये हमारे सामने सितंबर 1999 के और ये अक्टूबर 1999 के कॉलम है। इसके ऊपर मैं पहले कॉलम के ऊपर वसीउल बुनियाद कौमी हुकूमत के हवाले से इससे पहले मैं एक वीडियो भी कर चुका हूँ। अक्टूबर 1999 में उन्होंने पहला कॉलम क्या लिखा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो ये हमारे पास नवंबर 1999 के और दिसंबर 1999 के हामिद मीर साहब के सारे कॉलम्स का रिकॉर्ड मौजूद है। आगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से उसके बाद भी 2000 का पूरा साल और 2001 का पूरा साल और उसके बाद फिर 2002 तक इवन जो है वो हामिद मीर साहब, जब तक उन्हें जियो में नौकरी नहीं मिलती, वो ये मुख्तलिफ कॉलम जो हैं वो लिखते रहते हैं। ये 2000 के उनके जनवरी 2000 के कॉलम, ये फरवरी 2000 के कॉलम, ये मार्च 2000, अप्रैल 2000, मई 2000, जून 2000, जुलाई 2000, अगस्त 2000, सितंबर
अक्टूबर और इसी तरह से दीगर भी जो हामिद मीर साहब का सारा रिकॉर्ड है उनके कालमों का, वो इन कालमों के साथ साथ इन किताबों की सूरत में भी मेरे पास मौजूद है। ये मैंने आपके लिए निकाल के रखी है, कलम कमान और कलम कमान 2 और हामिद मीर कहानी, और इसके साथ साथ अखबारात के हवाले से दीगर जो चीज़ें हैं या रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान क्रॉनिकल के अंदर भी मौजूद है। ये तो खैर किसी को भी दस्तयाब हो सकती है, लेकिन ये जो सारा हामिद मीर के कालमों का रिकॉर्ड, ये जो आपके सामने हमने पेश किया या आपने देखा, ये हमारा ये जो सारा रिकॉर्ड है ये हमारी उस मेहनत का नतीजा है। और इनमें से कई अक्सर और बेशतर ऐसे कालम हैं कि जो हमने खुद इकट्ठे किए लाइब्रेरीज़ के अंदर जाके, और उस वक्त हम ये काट कर लगाया भी करते थे, रिकॉर्ड भी रखा करते थे। और सिर्फ यही नहीं कि हामिद मीर साहब के कालम हमारे पास महफूज हैं, हमारे पास जो है वो कई दीगर कालम नगारों के, जैसे जावेद चौधरी साहब हो गए, या उससे पहले अरशाद अहमद हक्कानी साहब हो गए, या जो दीगर उस दौर के मशहूर कालम नगार थे जैसे नज़ीर नाजी साहब हो गए, इन सब के कालम हमारे पास महफूज हैं, क्योंकि ये हमारा शौक़ था। और इसी शौक़ के बायस जो है वो हम सहाफ़त के पेशे में भी आए। और अब जो है वो मैं गुज़श्ता तकरीबन 10 माह से जब बेरोज़गार हूँ, तो मेरा जो ज़्यादातर वक्त है वो इसी लाइब्रेरी के अंदर ही गुजरता है, इन्हीं किताबों के सारे ही वक्त कटता है, और इन्हीं किताबों के साथ बैठकर मैं वीलॉग भी करता हूँ। और इसी लाइब्रेरी में इसी सीट के ऊपर आप मुझे भी बैठा हुआ देखते हैं, यहाँ बैठकर मैं अपना वीलॉग करता हूँ। और यही अहमद फवाद जो हैं, जो मेरे साथ हैं और मेरा साथ दे रहे हैं एक ऐसे वक्त में, मुश्किल वक्त में, जो कि दीगर टेक्निकल चीज़ें सारी मेरे चैनल के देखते हैं, वो भी यहीं बैठ के जो है वो, जो कि ख़ुद भी जो है वो एक नौजवान सहाफ़ी हैं, वो भी यहीं बैठ के अपने वीलॉग्स वगैरह जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। इस वक्त वो कैमरे के ऊपर मौजूद हैं, आप उनकी वीडियोस भी देखते रहते हैं। तो बताने का आपको मकसद ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त जिस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हूँ, इसमें तकरीबन मेरी ज़ाती लाइब्रेरी के अंदर को 5000 से ज़ायद किताबें हैं। मैं तारीख़ का स्टूडेंट हूँ, मैं पाकिस्तान की सियासत का स्टूडेंट हूँ, मैं पाकिस्तान के अदब का, पाकिस्तान के शोबिस का, पाकिस्तान के खेल का स्टूडेंट हूँ। इन सारी चीज़ों में मेरी दिलचस्पी है। और मैंने अपना जो करियर गुजारा जर्नलिज्म के अंदर 20 साल, अल्हम्दुलिल्लाह आलमी दुनिया में, आलमी सतह के ऊपर जिसको जर्नलिज्म माना जाता है, जैसे डॉक्यूमेंट्री रिपोर्टिंग, जैसे सोशल इश्यूज़, जैसे ह्यूमन एंगल स्टोरीज़, जैसे फीचर पैकेजेस, इस हवाले से ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से जो कैमरा पर्सनस हैं या कैमरा मैन हैं, वो किसी भी रिपोर्टर की दाई हुआ करते हैं। यानी जैसे दाई को पता चल जाता है कि मामला क्या है, ऐसे कैमरा मैन को भी पता चल जाता है कि रिपोर्टर के अंदर क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ नहीं करता, हमारे जो दोस्त कैमरा पर्सन या कैमरा मैन हैं वो ये बता सकते हैं कि फ़याज़ राजा ने इस्लामाबाद में जो अपना 20 साला सहाफ़ती कैरियर, जो कि ARY, बिज़नेस प्लस, जियो, समा, डॉन, अब तक, 92 और हम टीवी के साथ गुजरा, वो कैसा गुजरा, इस दौरान मैंने क्या क्या स्टोरीज़ की, इस दौरान मैंने इन फीचर पैकेजेस, ह्यूमन एंगल स्टोरीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ के अलावा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी किया। ये सारी चीज़ें मेरे उसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद हैं, जिसको आप अभी फ़याज़ राजा के नाम से जानते हैं, और उसके ऊपर मैं वीलॉग करता हूँ। आप उसके मोस्ट व्यूज़ वीडियो में जाके वो रिपोर्ट्स भी दे सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स भी मैंने बताई जिनके व्यूज़ इस वक्त भी जो हैं वो तकरीबन 40 लाख से जो हैं वो ज़ायद हैं, 10 लाख से ज़ायद हैं। तो कहने का आपको मकसद ये है कि कोई अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात नहीं, बताना सिर्फ ये मकसूद है कि अल्लाह पाक के करम से हम ये जानते हैं कि सहाफ़त क्या है, और हमने अपनी पूरी सहाफ़ती करियर में ये कोशिश की है कि कभी भी हमारे ज़मीर के ऊपर कोई बोझ ना आए, हम अपने कलम का सौदा ना करें, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कई रिपोर्ट्स हमने ऐसी भी बनाई ह्यूमन एंगल लोगों के ऊपर, ऐसे गरीब अफराद के ऊपर, बम धमाकों के विक्टिम्स के ऊपर, कि जिनके फोत हो जाने के बाद वो रिपोर्ट्स देखकर जियो टीवी और समा टीवी के ऊपर हुकूमत ने नोटिस भी लिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने लाखों की तादाद में लोगों के अकाउंट्स में पैसे भी भेजे। तो बताना आपको सिर्फ ये था कि बाज़ टेक्निकल इश्यूज़, या फिर ये कहा जा सकता है कि रिसोर्सेज ना होने के बायस मैं इन कॉलम्स को बाकायदा एडिट करके उस तरह से आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सका अभी तक। मैं सिर्फ उनको उठा के पढ़ लेता हूँ, या कभी को आप जो है वो उनको ट्विटर के ऊपर शेयर कर देता हूँ। मेरा पूरा इरादा है कि कुछ रिसोर्सेज आ जाएँ, कुछ मुझे NLE की सहूलत मिल जाए, तो मैं ये कॉलम आपके सामने एक पूरी तरतीब और सीरीज़ की सूरत में भी पेश करूँगा। लेकिन उस दौरान मेरी दोस्तों से दरख्वास्त है कि जो ट्विटर के ऊपर भी इन कॉलम्स को जब मैं ट्वीट करता हूँ या सोशल मीडिया के ऊपर जब मैं इसको शेयर करता हूँ, तो उनसे ये दरख्वास्त है कि मैंने ज़िंदगी में हमेशा जो है वो किसी भी रिपोर्टर को या किसी भी बाकी जो मेरे कैमरा मैन या एडिटर्स थे उनको हमेशा मैं स्टोरीज़ में क्रेडिट देता रहा हूँ। तो आप भी इस बात का ख्याल रखिए, यही सहाफ़ती एथिक्स है, यही अखलाकियात है कि हमें इसका क्रेडिट जो है वो देना चाहिए। और आखिर में एक मरतबा फिर हामिद मीर साहब से दरख्वास्त है कि हामिद मीर साहब आपका माजी आपका पीछा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये आपका वो सारा माजी है, ये जो इस वक्त यहाँ पर
موجود ہے. ایک میرے کیمرہ پرسن آپ کو دکھا سکتے ہیں. یہ وہ سارا ماضی ہے جو کہ بھرا ہوا ہے کہ آپ جنرل پرویز مشرف کو چوہا نہیں کہا کرتے تھے, انہیں مجاہد کہا کرتے تھے, انہیں صلاح الدین ایوبی کہا کرتے تھے, انہیں پاکستان کا مسیحا قرار دیتے تھے, اپنا ہیرو قرار دیتے تھے. تو حامد میر صاحب جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے, لیکن اس وقت وہ سلطان جب عروج پہ تھا آپ نے اس کے سامنے کلمہ حق نہیں کہا. آج وہ ایک مریض ہے, اسپتال کے اندر وہ موجود ہے, اس کو پاکستانی عدالتوں سے سزا ہوئی, ٹھیک ہے, جیسے نواز شریف کو ہوئی. ہمیں بالکل اس بات کی ہم حمایت کرتے ہیں کہ نواز شریف کو بھی جو سزا ملی انہیں سزا کاٹنی چاہیے, مشرف کو بھی جو سزا ملی, خیر بعد میں اس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور وہ سزا اس طرح سے نہیں رہی, لیکن بہرحال جو بھی معاملہ ہوا سب کو عدالتوں کے اندر جو ہے اس معاملے کا سامنا کرنا چاہیے. امید ہے کہ آپ بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو ڈی فیم کر رہا ہوں یا میں آپ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں پیش کر رہا, تو آپ بجائے لوگوں کو اس طرح سے پکارنے کے کہ 50,000 والا یوٹیوبر یا باقی دیگر معاملات ہم پہ الزام تراشی کرنے کے کہ ہمارے پیچھے کوئی ادارہ ہے, آپ ہمیں عدالتوں میں لے کر جائیں گے تو ہم وہاں پر بھی یہ ثابت کریں گے کہ آپ نے پاکستانی صحافت کو جتنا نقصان پہنچایا اتنا نقصان کسی نے نہیں پہنچایا. اور آپ کے اس نقصان پہنچانے کی وجہ سے یقین کیجئے آج سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں خاندانوں کے چولہے جو ہیں وہ بجھ چکے ہیں, لوگوں کا صحافت پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے, لوگ صحافیوں کی باتوں کو سچ ہی نہیں گردانتے اگر آپ کا ایک ٹویٹ بھی جو ہے وہ ایک آپ کی ویڈیو بھی شیئر کر دی جائے. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.